हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे जिसका नाम है रिकैप जीके। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 2 ला रहे हैं जो कि सितंबर माह की चला रहे थे सीरीज़ हम। तो दोस्तों, यह सीरीज़ 72वीं पीएससी को मध्य रखते हुए या अन्य भी कोई एग्ज़ाम है उसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आइए हम सितंबर माह 2025 का यह करंट अफेयर देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो दोस्तों, पहला खबर है हमारे पास, यानी पहला जो आर्टिकल है वो है पीएम की विदेश यात्रा। पीएम हमारे कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, यह 5 देशों की यात्रा पे थे उस समय। तो कौन कौन से देश में गए थे तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, पहला जो देश है उसका नाम है घाना। तो ये घाना कहाँ है? घाना है हमारे पास, ये अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री है जिसका कैपिटल है अंकरा। दोस्तों, इस ये जो लोकेशन है इनको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से मैच द फॉलोइंग में इनका कैपिटल पूछा जा सकता है या फिर इसका इम्पोर्टेंस पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए। तो पहला है घाना। तो घाना कहाँ है? ये अफ्रीका का एक कंट्री है जिसका कैपिटल है अंकरा। तो ये जो घाना है, यहाँ पे प्रधानमंत्री जो मोदी गए हैं ये तीसरे व्यक्ति बन गए हैं, यानी तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं जो कि घाना को विजिट किए हैं। तो इससे पहले कौन कौन से पीएम विजिट किए हुए थे घाना में? तो पहले थे नेहरू, और दूसरे थे वाजपेयी, और तीसरे हैं मोदी। तो दोस्तों, ये घाना किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल की उपलब्धता अच्छी है, इसलिए वहाँ पे प्रधानमंत्री विजिट किए थे उनसे बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो व्यापार से रिलेटेड बात करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। तो दूसरा है दोस्तों त्रिनिदाद व टोबैगो। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साइट है जो कि न्यूज़ में बना हुआ है आजकल, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका जो कैपिटल है इसका नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो दोस्तों, ये जो त्रिनिदाद और टोबैगो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो यहाँ पे यहाँ की जो पॉपुलेशन का जो 40% जो लोग हैं वो दोस्तों भारतीय हैं, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे विज़िट किए थे। और तीसरा जो है हमारे पास वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ है? तो अर्जेंटीना ये साउथ अमेरिका के दक्षिण में स्थित एक कंट्री है। ठीक है, जिसका कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। तो इस कैपिटल को याद रखिएगा। अच्छा, अर्जेंटीना और किस लिए फेमस है? तो दोस्तों, अर्जेंटीना में हमारे पास एक डेजर्ट है, तो उस डेजर्ट का नाम है पेटागोनिया अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये अर्जेंटीना और चिली के मध्य है, तो इसे याद रखिएगा। और उसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो उसका क्या नाम है? उसका नाम है ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील में किस लिए गए थे? वो उन्होंने ब्रिक्स में भाग लिया था, तो इसलिए वो ब्राज़ील गए थे। और दोस्तों, हमें यह याद होना चाहिए कि जो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है यानी वॉल्यूम की दृष्टि से वो ब्राज़ील में सिचुएटेड है। और ये जो ब्राज़ील है, यहाँ ब्राज़ील में जो अमेजन वर्षा वन है ये पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो शहर है उसका नाम है नामीबिया। तो नामीबिया कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है और इसका कैपिटल है विंडहॉक। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और हमको ये भी याद होना चाहिए कि नामीबिया से क्या चीते लाए गए हुए थे 2023 में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास जो आर्टिकल है उसका नाम है ब्रिक्स सम्मेलन। तो दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन है 17वां, वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और ये रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ये ब्राज़ील में है। और 2025 में इसका 17वां संस्करण हुआ था। तो दोस्तों, ब्रिक्स में अभी टोटल मेंबर कितने हैं? ये 11 मेंबर हैं इसमें। और 11वां जो मेंबर बना है वो कौन है? इंडोनेशिया। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 के समय में। और जो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी
एकटेरिनबर्ग में, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, रशिया में प्रेजेंट है। और दोस्तों जो इसका जो 17वां सम्मेलन हुआ था उसका थीम क्या था, अधिक समावेशी और सतत वैश्विक शासन के लिए दक्षिण सहयोग के लिए सुदृढ़ करना। तो दोस्तों ये इसका थीम था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जो इसकी जो 2026 में जो बैठक होगी वो कहाँ होगी, 18वीं बैठक जो होगी वो कहाँ होगी, वो होगी भारत में। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडोनेशिया, सॉरी इंडिया, चाइना और ये साउथ अफ्रीका, और दोस्तों और भी इसके मेंबर हैं, 6 और मेंबर हैं। तो दोस्तों इनका जो जो 11 टोटल जो 11 मेंबर हैं, ये जो कंट्री हैं, इनका पॉपुलेशन वर्ल्ड में कितना है, लगभग 50% है। और ज़मीन कितना है इनके पास, 36%। और जीडीपी कितना है, 39%। और इनके पास जो कोल रिजर्व है वो कितना है, 78%। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक। तो दोस्तों एससीओ का पूरा नाम क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसकी जो ये जो रक्षा मंत्री की बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, किंगदाओ चीन में। तो दोस्तों इसका जो घोषणा पत्र जो था उस पर भारत ने साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमारे यहाँ पहलगाम आतंकी हमले हुए थे इस मुद्दे को उस घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए जो हमारे रक्षा मंत्री थे उन्होंने उस पर साइन नहीं किया। तो दोस्तों जो हम एससीओ हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 10 मेंबर हैं। तो वो 10 मेंबर कौन से हैं, तो उसका एक ट्रिक है, उसको याद रखिएगा, जिसका नाम है काकी ताऊ। तो क से कजाकिस्तान, की से किर्गिस्तान, स से तजाकिस्तान, ऊ से उज़्बेकिस्तान, एक रशिया है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और बेलारूस। तो दोस्तों और इंडिया और जो पाकिस्तान है ये कब शामिल हुए थे, ये 2017 में शामिल हुए थे। और ईरान कब हुआ था, ये हुआ था 2023 में, और बेलारूस 2024 में। और ये जो एससीओ है यह जीडीपी का, वर्ल्ड के जीडीपी का 30% योगदान देता है और पॉपुलेशन का 40%। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, ये जो पहलगाम आतंकी हमले हुए थे इसको इसको जो इसका जो जिम्मा उठाया था, जिस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस फ्रंट संगठन को यूएसए द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास भारत पाक के मध्य कैदियों की सूची का आदान प्रदान। तो दोस्तों भारत और जो पाकिस्तान में जो बंद कैदी होते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के जो होते हैं, उनके मध्य सूची का आदान प्रदान किया जाता है। तो वर्ष में 2 बार इस सूची को आदान प्रदान किया जाता है। तो एक तो होता है 1 जनवरी को और दूसरा होता है 1 जुलाई को। और क्या इसमें साझा किया जाता है, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची की भी आदान प्रदान की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है नाटो शिखर सम्मेलन। तो नाटो क्या है, हमारे पास एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी व्यापारिक संगठन है। तो जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, द हेग में। ये कहाँ है, नीदरलैंड में। तो इसकी जो पहली बार बैठक हो रही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका जो स्थापना हुआ तो 1949 में हुआ था और 12 देशों ने मिलके किया था इसका। अभी वर्तमान में कितने मेंबर हैं, 32 मेंबर हैं। तो 32 में 30 यूरोपियन हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सा है, यूएसए और दूसरा है कनाडा। और एक इसमें मुस्लिम कंट्री है जिसका नाम है टर्की। और एक जो लेटेस्ट मेंबर है, यानी 2 लेटेस्ट मेंबर हैं, एक है हमारे पास फिनलैंड जो कि 2023 में शामिल हुए थे और 2024 में हुए थे स्वीडन। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा दोस्तों, तो ये नाटो हमारे लिए किस लिए इम्पोर्टेंस है, तो इसको देखते हैं। तो जो नाटो है दोस्तों, उसका जो सिद्धांत है सामूहिक सुरक्षा संगठन है। सामूहिक सुरक्षा संगठन कहने का मतलब है
यदि एक देश पर हमला होता है तो यह सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसका जो रक्षा खर्च है वो 5% करने की घोषणा की गई है इस सम्मेलन में की जाएगी, है ना। और 10 वर्ष बाद 2029 में समीक्षा होगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है यूएसए ने यूनेस्को की सदस्य छोड़ दी। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, जो यूएसए है उसने क्या किया, यूनेस्को की सदस्य छोड़ दी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये पासपोर्ट किसका कितना पावरफुल है इसका जो डाटा है वो जारी करता है। ठीक है, वो है हेनले एंड पार्टनर, जो कि यूके की एक संस्था है, जो कि यह बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, बिना वीज़ा के कितने देश पर ट्रैवल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जो टॉप इसमें है वो है सिंगापुर, जापान और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास सितंबर माह का कुछ नियुक्ति व पुरस्कार। तो सबसे पहला है हमारे पास एसआईआर का पूरा नाम क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसको क्या किया था, जो हमारे भारत के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं उन्होंने एसआईआर किया था बिहार में। ठीक है, और भी अन्य जिस राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे एसआईआर करवाया जा रहा है। एसआईआर करवाने का क्या कारण है, क्योंकि जो मतदाता सूची है उसका अपडेट करना। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद कुछ राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो हरियाणा में के जो राज्यपाल बने हैं वो हैं असीम कुमार घोष। और उसके बाद जो गोवा हैं, गोवा के राज्यपाल बने हैं पुरापति अशोक गजपति। उसके बाद तीसरे लद्दाख में जो राज्यपाल बने हैं उसका नाम है कविंद्र कुमार गुप्ता। अच्छा, तो ये जो राज्यपाल हैं इनको शपथ कौन दिलवाता है, तो इनको शपथ दिलवाता है संबंधित राज्य के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको क्या करेंगे, राज्यपाल को वो शपथ दिलवाएंगे। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो राज्यपाल का जो पोस्ट होता है ये प्रसाद पर्यंत होता है, यानी जब चाहे राष्ट्रपति तब उनको हटा सकते हैं। ठीक है, बुला सकते हैं उनको। उसके बाद है दोस्तों कुछ पुरस्कार। तो पुरस्कार में है एक पहला साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025। तो यह जो साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार है यह 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों जो हिंदी भाषा का जो पुरस्कार है वो किसे प्राप्त हुआ है, वो सुशील शुक्ला को प्राप्त हुआ है। और ये जो लिखे हैं इनकी जो कृति है उसका नाम है 1/12। दूसरा है हमारे पास साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। तो यह हमारे पास यह भी 24 भाषाओं में ही दिया जाता है। और हिंदी का जो मिला है वो किसको मिला है, पार्वती तिर्की। और इनका जो कृति है वो है फिर उगना। और उसके बाद जो इंग्लिश में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अद्वैत कोठारी को। और इसकी जो कृति है उसका नाम है सिद्धार्थ दी बॉय हु बिकेम बुधा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूर्ण रूप से संभावना है। उसके बाद है हमारे पास संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या दिवस। तो ये क्या है 2025 का, तो ये जो हमारे पास संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या दिवस के अवसर पे जो वर्षा देश पांडे हैं जो कि इंडिया की हैं रहने वाली, वो महाराष्ट्र जिले मतलब महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती हैं और सतारा डिस्ट्रिक्ट से। तो उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कब पुरस्कार प्राप्त हुआ है, विश्व जनसंख्या दिवस पर। और ये विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। तो किस लिए मिला है इन्हें, तो महिला अधिकार कार्यकर्ता के रूप में और लैंगिक समानता हेतु काम करने के रूप में। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या दिवस पुरस्कार है ये कब स्थापना हुई थी इसकी, तो ये 1981 में यूएन के प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, और जो पहली बार पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो 1983 में प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या दिवस का जो पुरस्कार है किसे प्राप्त हुआ है, वर्षा देशपांडे को। उसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25।
तो इसका जो थीम था वो क्या था, 3R। 3R कहने का मतलब है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम कीजिए, रीयूज़ मतलब उसका पुनः इस्तेमाल कीजिए, और रिसाइकल का मतलब उसको पुनर्चक्रण कीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक नई कैटेगरी ऐड की गई है इस पुरस्कार में, तो उस कैटेगरी का नाम है सुपर स्वच्छ लीग शहर। तो ये किसको दिया जाता है, जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो तो उसको दी जाती है। तो इसमें जो टॉप किया है वो क्या है, इंदौर, और दूसरा है सूरत और नवी मुंबई। यानी पहले स्थान पे है इंदौर, दूसरे स्थान पे है सूरत और तीसरे पे है नवी मुंबई। 3 लाख और 10 लाख के बीच में किसको मिला है, तो पहला स्थान है नोएडा को, दूसरा स्थान है चंडीगढ़, तीसरा है मैसूर को। और तीसरा है स्वच्छ शहर श्रेणी के अंतर्गत जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो अहमदाबाद को, दूसरा भोपाल और तीसरा लखनऊ। और विशेष श्रेणी का जो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का जो दर्जा प्राप्त हुआ है उसे, वह किस शहर को प्राप्त हुआ है, प्रयागराज को। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है एक कुछ चर्चित व्यक्ति हैं जिनका नाम आप याद रखिएगा, जिसका नाम है गीता गोपीनाथ। तो ये गीता गोपीनाथ कौन है, तो गीता गोपीनाथ आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से मतलब पद को छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये अब कहाँ जाएंगे, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाएंगे। और ये किस विषय से संबंधित हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, तो इनकी नियुक्ति की गई थी आईएमएफ में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिसको आप एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। तो जो पहला है हमारे पास 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, एसबीआई की स्थापना दिवस, जो कि 1955 में हुआ था। और दूसरा है डॉक्टर डे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 4 जुलाई को यूएसए की स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद 14 जुलाई फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, इसको पूछ सकता है क्योंकि फ्रांस हमारे भारत का मित्र है, तो इसलिए इसको पूछ सकते हैं। उसके बाद 15 जुलाई को क्या है, विश्व युवा कौशल दिवस, तो इसको ध्यान में रखिएगा, स्किल डे वाला। और उसके बाद है 18 जुलाई। तो 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला दिवस। और ये नेल्सन मंडेला कहाँ से बिलोंग करते थे, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, तो ये वहाँ के इम्पोर्टेंट एक लीडर थे। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई को, तो इसलिए इस 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और कारगिल में 2 ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, एक ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो कि वायुसेना के द्वारा, और दूसरा है ऑपरेशन विजय जो कि थल सेना के द्वारा। उसके बाद 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमारे पास कुछ बुक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी ईयर में बुक से क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला बुक है हमारे पास द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये जो बुक है ये किनका है, शिखर धवन का है। और उसके बाद मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर, ये किसका है, दिग्विजय का है। ये इतना याद रखिएगा ट्रिक से, दिग्विजय। ठीक है, इनका थोड़ा बड़ा नाम है, थोड़ा ये याद रखिएगा, दिग्विजय। और उसके बाद है एक्सप्लोरिंग पॉवर्टी क्वेश्चन, तो ये किनकी कृति है, ये उत्साह पटना की है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर बढ़िया लग रहा होगा। तो दोस्तों धन्यवाद।